सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश भर में फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। बिल पर चर्चा का जवाब तो माननीय रिज्जू साहब देंगे। मैं कुछ बातें यहां रखी है, इसको मेरी समझ के हिसाब से क्लैरिफाई करने का जरूर प्रयास करूंगा। ये वक्त एक अरबी शब्द है। वक्त का इतिहास मान्यवर कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है, और आजकल जिस अर्थ में वक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। मान्यवर वक्त का समकालीन अर्थ, अभी जो अर्थ हम समझ रहे हैं, वो इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री उमर के समय में अस्तित्व में आया। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट है, और जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है, बिना उसको वापस लेने के उद्देश्य से, वहां वक्फ की रचना कर। इसमें दान देता है, वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता, मान्यवर किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है। मान्यवर इसी विषय पर ये सारा जो बहस चल रहा है, चल रहा है। भारत का जहां तक सवाल है, दिल्ली में सल्तनत काल के प्रारंभ में मुइज़्ज़ुद्दीन घोरी के समय पर पहली बार वक्फ अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के जमाने में 1863 के धार्मिक दान अधिनियम से चलता था। बाद में चैरिटेबल प्रॉपर्टीज एक्ट 1890 से चला। उसके बाद 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट अस्तित्व में आया। तब तक ये सारी प्रक्रियाएं चैरिटेबल एक्ट के तहत चलती थी। मान्यवर आजादी के बाद वही एक्ट को 1954 में वक्फ के केंद्रीकरण के लिए बदला गया। 95 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं, उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर
उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। मान्यवर, कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। अब मैं इसको मान्यवर बाकी सारे धर्मों के साथ कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं दखल किया है। मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, वक्फ जो है वो हमारे यहां ट्रस्ट एक्ट है, इसमें ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट को बनाते हैं वो ट्रस्टी होते हैं और एक मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं। वक्फ में वाकिफ होता है, वक्फ होता है और मुतवल्ली होता है। ये सारे इस्लाम के अनुयायी हैं। अरे भाई, आप कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं क्योंकि इसका वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हो, तो आप तो वक्फ में भी नॉन इस्लामिक आदमी चाहते हो। मान्यवर क्या कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इसकी उत्पत्ति ही ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूं। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। गलत है, आप क्या बात करते हैं? Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. एक सीमा होता है, हर एक मेंबर का एक दायित्व बनता है। राहुल गांधी जी एक व्यवस्था तहत जो अपना बात रखना चाहता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे है वो चीज चर्चा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ बहुत ही सीमित राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे चुका है, हम लोग सब सुनने के लिए बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, सब लोग बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं। आप लोग आप चर्चा पे जो भी बोलना बोल सकते हैं, लेकिन नियम के तहत बोलना पड़ेगा आपको। So, Chinese एक मिनट सर, ये बात सर 8-15 31 अगस्त
2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश सदन की कार्रवाई सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलेगा। मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय सदन के नेता से कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें। महामहिम राष्ट्रपति भाषण पर बोलें। आप राष्ट्रपति अभिभाषण बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। आप एक मिनट माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी पे बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। सर, स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है। वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। उनके कमांडर इन चीफ नरवणे जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। सदन की कार्रवाई अगर आप नहीं बोलना चाहते, आसन की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, क्या है? मैं तो चाहता हूं आप बोलिए, सदन आपका है, आपको बोलना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले, आप नीतियों पे बोले, आलोचना करें, जो कुछ कहना है कहें। मैं किसी को रोक नहीं रहा सदन में सर। मैंने पहले भी कभी नहीं रोका, लेकिन आप सदन के अंदर उन तथ्यों पर बोले जो देश के हित में है। ये तो आग्रह कर सकते हैं। सर, मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप बार बार उस चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसका जानकारी आपको नहीं है। किताब के बारे में और जो मैगजीन के बारे में कोई पुष्टि नहीं है। आप बार हमारा आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये तो ठीक बात नहीं है सर। और दूसरा सर, अगर मेरा रिक्वेस्ट ये है, अगर राहुल गांधी जी अगर हमारा बॉर्डर के बारे में बात करना चाहते हैं माइक चालू तो कांग्रेस पार्टी आज सदन में बताए 1962 में हमारा कितना जमीन आपने